नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस YouTube एनालिसिस में जिसमें हम बात करने वाले हैं अभी तक के जो अच्छे रिजल्ट्स आए हैं उनमें से कुछ 5 ऐसे रिजल्ट्स की जो कि हमें लग रहा है कि अच्छे रिजल्ट्स हैं। यहाँ पे इन फ्यूचर कुछ अच्छे डेवलपमेंट्स हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वीडियो। और सबसे पहले हम ओवरव्यू पे आते हैं कि हमने सेलेक्ट किस बेस पे किया, मैंने इन स्टॉक्स को रिजेक्ट किस बेस पे किया है। तो सबसे पहले जो सिलेक्शन क्राइटेरिया जो है वहाँ पे रेवेन्यू ग्रोथ एटलीस्ट 15% का हो, तो वो हमने स्टॉक सेलेक्ट किए हैं। उसके बाद जहाँ पे ऑपरेशनल रेशियोज जैसे कि आरओसी और आरओई जो है वो डबल डिजिट में एटलीस्ट या 10% के आसपास है, उससे ज्यादा है, वो स्टॉक्स को हमने सेलेक्ट किया। या जहाँ पे प्रोबेबिलिटी है कि ये रेशियोज इंप्रूव हो सकते हैं इन फ्यूचर, उन स्टॉक्स को हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया है। फिर तीसरा जो है वो डेट टू इक्विटी रेशियो जहाँ पे रीजनेबल है कि यानी कि 0.567 टाइम्स से नीचे है या उसके आसपास है, वो स्टॉक्स को हमने सेलेक्ट किया है। और जो स्टॉक्स में जो कंपनीज में डेट टू इक्विटी रेशियो बहुत ज्यादा है उनको हमने रिजेक्ट किया है यहाँ पे। फिर हम जो सॉरी और उसको हाँ जी ऐसे किया। उसके बाद फिर हमने रिजेक्शन क्राइटेरिया में जो है वो सबसे पहले वैल्यूएशन बेस पे स्टॉक्स को रिजेक्ट किया, जैसा कि 60-70 का मल्टीपल या 8-10 टाइम सेल्स के ऊपर के जो भी रेशियोज जो भी कंपनीज है उनको हमने एलिमिनेट कर दिया। फिर जो अगला जो है वो जो स्टॉक लॉन्ग टर्म डाउन ट्रेंड में यानी कि काफी टाइम से गिरे जा रहे हैं उन स्टॉक्स को हमने यहाँ पे रिजेक्ट किया है। क्योंकि जब कोई स्टॉक लॉन्ग टर्म डाउन ट्रेंड में रहता है, अगर उसके अच्छे रिजल्ट आते हैं तो उसको कंसोलिडेट करके अगर वो दोबारा ऊपर चलना नहीं शुरू करता तब तक के लिए हमें ये नहीं पता चलता कि यहाँ पे इन फ्यूचर अच्छा डेवलपमेंट हो सकता है कि नहीं हो सकता। तो इसलिए जो भी स्टॉक लॉन्ग टर्म डाउन ट्रेंड में है उन्हें हमने यहाँ पे एलिमिनेट कर दिया। जैसे कि ट्रेंड में काफी अच्छे रिजल्ट आए और काफी सारे रिटेलर्स है जहाँ पे अच्छे रिजल्ट्स आए जो कि वैल्यू रिटेल सेगमेंट में है, तो लेकिन उनके जो प्राइस ट्रेंड है वो नीचे गया, तो उनको हमने यहाँ पे सेलेक्ट नहीं किया है। तो उसके बाद चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वीडियो। सबसे पहले मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ कि कौन कौन से स्टॉक्स हमने इस वीडियो में कवर किए हैं। तो सबसे पहले आर काबिल हो गया, उसके बाद जो दूसरे नंबर पे हमने कवर किया यथार्थ हॉस्पिटल्स, फिर ग्रेन्यूल्स इंडिया जो कि एक फार्मा कंपनी है, फिर CCL प्रोडक्ट जो इंस्टेंट कॉफी वगैरह बनाती है, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग भी करते हैं इनका, उसको उसके बाद हमने एट द एंड सेलेक्ट किया SJS एंटरप्राइजेस को जो कि एक ऑटो एंसिलरी कंपनी है जिसने रिसेंटली काफी अच्छा परफॉर्म किया है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। और लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे रेगुलरली मैं आपके लिए ऐसा ही वीडियो कंटेंट लाता रहूंगा जिससे कि आप खुद सीखेंगे कि कैसे एक स्मार्ट इन्वेस्टर बने और कैसे अच्छे स्टॉक खुद पिक कर सकते हैं और कैसे हम एक अच्छे स्टॉक को एनालाइज कर सकते हैं। क्योंकि इनमें से यथार्थ हॉस्पिटल हो गया, आर काबिल हो गया और SJS हो गया, इसकी हमने डिटेल में वीडियो भी बनाई है इस चैनल पे। अगर आप वो देखना चाहें तो वो भी आप देख सकते हैं, मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा। तो आप वो इन तीनों पे अगर आप डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं वो भी आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। और सबसे पहले हम बात करते हैं आर काबिल की। तो आर काबिल जैसे आप में से काफी लोग जानते होंगे, जैसे KEI इंडस्ट्रीज या पॉलीकैब है तो उनका ये कॉम्पिटिटर है। तो वायर्स एंड केबल स्पेस में ऑपरेट करता है और साथ ही साथ फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स जो है उनमें ये ऑपरेट करता है। यहाँ पे अगर आप देखें हाई क्वालिटी वायर्स और फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉनिक गुड्स जैसे कि पंखे हो गए, स्विच बोर्ड हो गए, या घर पे और कई अप्लायंसेज होते हैं उन सब पे हीटर वगैरह उनमें ये ऑपरेट करता है। इनकी मार्केट कैप लगभग 16 से 17 हजार करोड़ के बीच में है, जो कि काफी हाई नहीं है और काफी स्मॉल भी नहीं है। और उसके बाद अगर हम करंट प्राइस ट्रेंड देखें तो प्राइस ट्रेंड आज के डेट में अपवर्ड्स है। यहाँ पे मैं इनकी प्रेजेंटेशन अगर खोलूँ तो उसमें जाके यहाँ पे आप देखें तो ये इनके प्रोडक्ट्स हैं यहाँ पे। और साथ ही साथ अगर आप बात करें रिजल्ट्स की तो Q3 में काफी अच्छे नंबर्स आए इनके। 42% का सेल्स ग्रोथ था कंसोलिडेटेड बेसिस पे और 72% का पैट ग्रोथ था कंसोलिडेटेड बेसिस पे। तो इनके मार्जिन इंप्रूवमेंट के ट्रिगर्स हैं इन फ्यूचर। कंपनी बोल रही है कि मार्जिन इनके इंप्रूव हो सकते हैं आने वाले फ्यूचर में। और उसके बाद अगर हम बात करें इनके जो इनका फोकस है वो आज के डेट में जो मेजोरिटी सेल है वो डोमेस्टिक से आती है इंडिया से, लेकिन इन फ्यूचर कंपनी धीरे धीरे एक्सपोर्ट में भी एक्सपेंड कर रही है। तो इन फ्यूचर इनका ग्रोथ भी अच्छा आ सकता है और कंपनी का गाइडेंस लगभग 18 से 20% का ये वॉल्यूम ग्रोथ करना चाहते हैं वायर्स एंड केबल स्पेस में। तो उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे इनके ग्रोथ रेट्स की तो पिछले 3 साल का CAGR रेवेन्यू में 20% है और पैट में यहाँ पे थोड़ा ये कम है। उसका रीजन क्या है कि मार्जिन यहाँ पे गिर गए थे। यहाँ पे अगर हम स्क्रीन पे आके देखते हैं तो अगर हाँ तो ये हाँ जी तो ये अगर देखें तो 8-9% के मार्जिन थे 2020 और 2021 में।
फिर 7% गए, 6%, 7%, 6%। अब ये इस रेंज में इसलिए थे क्योंकि इन्होंने 2021 में FMEG बिजनेस एक्वायर किया था, उस वजह से वहाँ पे लॉसेस होने के कारण इनके जो ओवरऑल मार्जिन है कंसोलिडेटेड बेसिस पे वो 1-2% नीचे गिर गए थे। अब वो धीरे धीरे रिकवर कर रहे हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये 8% की रेंज में दोबारा वापस आ गया और कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है कि ये 10-10.5% के मार्जिन तक जा सकते हैं आने वाले एक दो सालों में। यहाँ पे अगर हम इनकी प्रेजेंटेशन में जाकर देखते हैं, उन्होंने आई थिंक गाइडेंस भी दी थी यहाँ पे, नहीं शायद यहाँ पे नहीं दी, लेकिन इन्होंने कॉन कॉल में अपने बोला है कि ये लगभग 10% के आसपास, 10.5% के आसपास मार्जिन आने वाले एक दो सालों में कर सकते हैं। तो मार्जिन इंप्रूवमेंट का काफ़ी बड़ा ट्रिगर है इनमें। उसके बाद अगर हम इनकी बात करें इनके ऑपरेशनल रेशियोज की, तो ROCE काफ़ी सॉलिड है 22.79% का और ROE भी 17% का है। और अगर हम ROCE की बात करें 3 साल का एवरेज 19.06% का है, ROE का 3 साल का एवरेज 14.72% का। उसका रीजन क्या है, क्योंकि जैसे मार्जिन मैंने बोला कि कोलैप्स कर गए थे, तो उस वजह से इनका ROE थोड़ा सा कंप्रेस होगा क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी गिर गई थी। तो अब जैसे जैसे प्रॉफिटेबिलिटी दोबारा वापस आएगी, तो जो अगर ये 18-20% का सेल ग्रोथ करेंगे तो शायद पैट ग्रोथ में भी 25-27% से भी ऊपर का हो जाए आने वाले 2-3 सालों में। अगेन कोई भी यहाँ पे रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है कि ऐसा हो सकता है। फिर अगर हम बात करें डेट टू इक्विटी रेशियो की, तो काफ़ी रीजनेबल है आज के रेट में, और 3 साल का अगर हम एवरेज पकड़े तो 0.21 टाइम्स का है। तो डेट टू इक्विटी रेशियो भी काफ़ी रीजनेबल है, जो कि उन्होंने आई थिंक IPO के बाद काफ़ी सारा डेट अपना पे ऑफ कर दिया था। यहाँ पे अगर हम उनकी, हाँ, तो उससे पहले भी इतना कोई खास डेट नहीं था। डेट टू इक्विटी रेशियो काफ़ी रीजनेबल रहा है और अभी भी इनका डेट टू इक्विटी रेशियो काफ़ी रीजनेबल है, और आई थिंक इनके पास कैश भी काफ़ी पड़ा है। नहीं, कैश तो 70, हाँ कैश तो कम ही है, लेकिन डेट टू इक्विटी रेशियो फिर भी काफ़ी रीजनेबल है। और अगर हम उनके प्राइस ट्रेंड की भी यहाँ पे बात करते हैं, तो अगर यहाँ पे अगर हम देखें तो इसको हम डेली सेटअप चेक, तो यहाँ पे, हाँ, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो धीरे धीरे ये देखिए, पहले करेक्शन के बाद यहाँ पे IPO के बाद थोड़ा सा रैली दिया, फिर करेक्शन हुआ, और फिर यहाँ पे थोड़े से वॉल्यूम्स जो है वो नीचे कॉन्ट्रैक्ट करने लगे और यहाँ पे बड़े वॉल्यूम्स के साथ ये ऊपर को भागा है। अब ये थोड़ा सा साइडवेज जा रहा है, तो यहाँ से लगता है कि शायद अगर मार्जिन इंप्रूवमेंट का ट्रिगर आता है तो शायद ये प्राइस यहाँ से अच्छा कर सकता है। अगेन कोई भी यहाँ पे रिकमेंडेशन नहीं है, और यहाँ पे गलत भी हो सकते हैं। आपको अपना एनालिसिस खुद करना है अगर आप इस स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो चलिए अब हम बात करते हैं अपने दूसरे स्टॉक की, जो है यथार्थ हॉस्पिटल। अगर आप में से काफ़ी लोग दिल्ली साइड में रहते हैं या NCR रीजन की साइड में, किसी भी साइड नॉर्थन इंडिया में रहते हैं, तो शायद आपने इस हॉस्पिटल का नाम सुना होगा, क्योंकि इनका जो मेन ऑपरेशन है वो दिल्ली NCR होगा, UP साइड हो गया, आगरा, झांसी, इस साइड में है। और कंपनी का मार्केट कैप आज के डेट में अराउंड 6 से 6.5 हज़ार करोड़ के आसपास है। और ये धीरे धीरे सुपर स्पेशलिटी का जो मिक्स है वो अपने हॉस्पिटल्स में बढ़ा रहे हैं, जिसकी वजह से इनका ARPOB भी रिसेंटली काफ़ी अच्छे तरीके से बढ़ा है। और इनका लॉन्ग टर्म अगर प्राइस ट्रेंड देखें वो भी ऊपर को है। यहाँ पे अगर हम उनकी प्रेजेंटेशन में आ जाएं तो उनके नंबर्स काफ़ी सॉलिड थे। 26 के Q3 में यहाँ पे अगर आप देखें तो 46% का रेवेन्यू ग्रोथ, और अगर हम पैट ग्रोथ की बात करें वो है 41% का। तो उनका पैट ग्रोथ थोड़ा सा कम इसलिए है, और EBITDA ग्रोथ भी थोड़ा सा कम इसलिए है क्योंकि इन्होंने रिसेंटली 2 हॉस्पिटल एक्वायर किए हैं, वो अभी तक अच्छे से ऑपरेशनल नहीं है पूरे तरीके से। उस वजह से इनके खर्चे जो है वो बढ़ गए हैं, लेकिन अभी तक जब तक उनसे रेवेन्यू आना शुरू नहीं होगा तब तक इनके ये जो मार्जिन है थोड़ा सा डिप्रेस रहेंगे। यहाँ पे अगर आप देखें तो कंपनी ने देखा एडजस्टेड फॉर इनिशियल रैंप अप ऑफ लॉसेस ऑफ न्यू दिल्ली एंड फरीदाबाद सेक्टर 20 ग्रुप्स, एडजस्टेड EBITDA मार्जिन स्टूड एट रोबस्ट 29.2%। तो यहाँ पे रिपोर्टेड EBITDA जो है वो 23% का, लेकिन अगर ये एडजस्ट करते हैं जो इनके लॉसेस है नए हॉस्पिटल्स में, उसके बाद इनके जो EBITDA मार्जिन है वो अराउंड 29.2% का, जो कि काफ़ी अच्छा है। और इन फ्यूचर कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है जैसे जैसे नए हॉस्पिटल रैंप अप होंगे तो इनके EBITDA मार्जिन यहाँ से और इम्प्रूव हो सकते हैं। तो यानी कि इनका जो आने वाले फ्यूचर में प्रॉफिटेबिलिटी और EBITDA ग्रोथ है वो रेवेन्यू ग्रोथ से काफ़ी तेजी से बढ़ सकता है। और आज के डेट में इनकी कैपेसिटी जो है वो अराउंड 2500-2600 के बेड्स की है, और इन फ्यूचर कंपनी ने टारगेट किया है 3000 बेड तक ले जाना चाहते हैं आने वाले 1-2 सालों में। ऑक्यूपेंसी रेट भी इनके इम्प्रूव हुए हैं, थोड़ा सा और यहाँ पे इम्प्रूवमेंट हो सकता है। ARPOB यहाँ पे इनका इम्प्रूव हो सकता है। ARPOB मतलब होता है कि एवरेज रेवेन्यू पर ऑपरेशनल बेड। तो ये जैसे जैसे सुपर स्पेशलिटी मिक्स में जाएंगे इनका ARPOB यहाँ से और इम्प्रूव हो सकता है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो इन्होंने ये दिया हुआ है कि कैसे इन्होंने जो रिसेंट 2 हॉस्पिटल एक्वायर किए हैं वो किस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं। उसके बाद इन्होंने एक और नया हॉस्पिटल एक्वायर किया है आगरा में, जो कि ये फैब में इन्होंने इंटीग्रेट कर दिया अपने सिस्टम में, और इन फ्यूचर ये कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है यहाँ से मीनिंगफुल ग्रोथ आ सकता है। तो कंपनी पिछले कुछ टाइम से एक्विजिशन के जरिए ग्रोथ कर रही है, क्योंकि हॉस्पिटल नया लगाना काफ़ी मुश्किल काम होता है।
लैंड से लेके बिल्डिंग बनाना, उसके बाद सब उसको ऑपरेट करना काफ़ी खर्चा आता है, तो इसलिए उन्होंने एक्विजिशन करके काफ़ी तेज़ी से रिसेंटली ग्रो किया है। फिर अगर हम बात यहाँ पे नंबर्स की करें तो 2023 के जो 2026 के सॉरी जो Q3 है उसमें 46% का रेवेन्यू ग्रोथ आया और Q2 में 28% था। और अगर हम पैट ग्रोथ की बात करें तो 48% का है 48 ये गलत होगा, 41% का पैट ग्रोथ है यहाँ पे Q3 में और 33% का पैट ग्रोथ है Q2 में इनका। और अगर हम 3 साल का CAGR देखें तो 32% का रेवेन्यू का CAGR है और 43% का पैट का CAGR है। तो जो ग्रोथ है वो काफ़ी सॉलिड है कंपनी में, और ये एक्विजिशन से इन्होंने ग्रो किया। यहाँ पे अगर हम उनकी प्रेजेंटेशन में आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, तो इनके 3 हॉस्पिटल थे FY21 में, और उसके बाद इन्होंने 8 हॉस्पिटल कर लिए एज ऑन डेट, यानी कि 2023 के फैब में 8 हॉस्पिटल्स हैं, और जो एडिशनल 5 हॉस्पिटल है वो उन्होंने सब एक्वायर किए हैं, यानी कि अपने नए हॉस्पिटल्स नहीं लगाए लेकिन एक्वायर करके इन्होंने काफ़ी तेजी से ग्रोथ किया। और उसके बाद अगर हम स्पेशलिटी का मिक्स देखें तो यहाँ पे अगर आप देखें तो किस तरह से नई स्पेशलिटीज जो है उनका मिक्स बढ़ा है यहाँ पे लगातार। तो उससे पहले अगर आप देखें तो 56% का जो रेवेन्यू था वो इंटरनल मेडिसिन से आता था, आई थिंक इंटरनल मेडिसिन। तो हाँ, तो अब धीरे धीरे जो नई नई कार्डियोलॉजी हो गई या नेफ्रोलॉजी या और जो भी स्पेशलाइज सर्विसेज होती हैं हार्ट रिलेटेड, किडनी रिलेटेड, तो वो सब में कंपनी एक्सपेंड कर रही है, और इसी कारण इनका आई थिंक आरपोप भी काफ़ी तेजी से बढ़ा था। यहाँ पे अगर हम उनकी आरपोप में अगर इन्होंने दिया है तो हम इनकी प्रेजेंटेशन में जाके देख सकते हैं। यहाँ थिंक इन्होंने दिया नहीं है कुछ भी यहाँ पे। हाँ, ये देखिए, अगर आरपॉप देखें तो 21,000 का आरपॉप था एवरेज रेवेन्यू पर ऑपरेशनल बेड, जो कि आज के डेट में बढ़ के 32,000 का हो गया, और ये 35,000 के आसपास भी जा सकता है जैसे जैसे कंपनी नए जो हॉस्पिटल उन्हें ऑपरेशनलाइज करती है और वहाँ पे जो स्पेशलिटी है उनका मिक्स बढ़ाती है। तो फिर अगर हम बात करें कि ROC और ROE की, यहाँ पे ROC 14% है और ROE थोड़ा सा आपको नीचे दिखेगा। उसका रीजन क्या है, इन्होंने जो फंड रेज किया रिसेंटली उस वजह से इनके जो बैलेंस शीट है उसमें साइज बढ़ गया। यहाँ पे अगर हम यथार्थ में जाके देखते हैं तो यथार्थ हॉस्पिटल्स, तो यहाँ पे अगर हम इनकी बैलेंस शीट का साइज देखें, हाँ तो ये देखें, तो यहाँ पे IPO आई थिंक इनका 23 में IPO आया था, तो इनका IPO आया था, हाँ जी 23 में इनका IPO आया था। तो उसमें अगर आप देखें तो 23 में इनका बुक साइज इतना था, 117 करोड़ के रिजर्व थे, जो कि अगले साल 788 करोड़ का हो गया। और उसके बाद उन्होंने रिसेंटली एक और फंड रेज किया जिस वजह से इनकी बुक जो वैल्यू है वो बढ़ गई है, उस वजह से इनका ROE थोड़ा सा नीचे नजर आ रहा है। फिर अगर हम इनके डेट इक्विटी रेशियो, तो डेट लेवल पे कंपनी डेट फ्री है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे अगर हम जाके यथार्थ हॉस्पिटल का प्राइस ट्रेंड भी देखते हैं, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो प्राइस ये देखिए नीचे को जा रहा था लगातार, अब थोड़ा सा यहाँ पे स्टेबलाइजेशन देखने को मिला है अच्छे रिजल्ट्स के बाद। लेकिन फिर भी जब तक ये अच्छा कंसोलिडेशन यहाँ पे नहीं देता तब तक हम नहीं कह सकते कि यहाँ पे ट्रेंड चेंज हो गया है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे एक ये गिरावट आई थी इससे पहले, और यहाँ पे थोड़ा सा इन्होंने कंसोलिडेट 2-3-4 वीक कंसोलिडेट किया था, उसके बाद फिर ये ऊपर को रैली पकड़ा था इसने। अब यहाँ पे अगर फिर से ऐसा कंसोलिडेशन दे देता है 1-2-3 वीक का साइडवेज, उसके बाद फिर ऊपर को जाता है, तो शायद वहां से हम बोल सकते हैं कि प्राइस ट्रेंड चेंज हुआ है। क्योंकि रिसेंटली अगर आप ये देखें, ये कैंडल काफी हाई वॉल्यूम पे सेलिंग आई थी इनकी, ये कौन सा हाँ नवंबर में काफी हाई वॉल्यूम पे सेलिंग आई थी इनकी। तो जब इस तरह की सेलिंग आती है तब हमें थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए कि उसके बाद अगर ये कंसोलिडेट करता है तो मतलब जो सेलर निकलना चाहते हैं तो शायद वो धीरे धीरे निकल गए हैं। अब जो बाइंग डिमांड है स्टॉक की वो थोड़ी बढ़ रही है, तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि शायद इन फ्यूचर स्टॉक अच्छा कर सकता है। अगर यहाँ पे कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, आपको अपना एनालिसिस खुद करना है। तो उसके बाद हम अपने तीसरे बिजनेस पे आ जाते हैं, जो है ग्रैन्यूल्स इंडिया। ये एक फार्मा कंपनी है जो काफी स्लो ग्रो कर रही थी पिछले 2-3 सालों में, लेकिन सडनली पिछले 2-3 क्वार्टर में इनमें ग्रोथ आना शुरू हो गई है। और उसका रीजन क्या है, इन्होंने एक नया एक्विजिशन किया है, पेप्टिसाइड करके प्लांट है, जो कि GLP-1 जो ड्रग है, जो आई थिंक वेट लॉस रिलेटेड ड्रग है कोई, तो उसमें ये एक्सपैंड कर रहे हैं। तो उसमें इनका ग्रोथ काफी अच्छा आ रहा है, और साथ ही साथ इन्होंने अपनी जो दूसरी कैपेसिटी है उसको भी बढ़ाया है, और CDMO में काफी अच्छा ये काम कर रहे हैं। उसके बाद अगर हम देखें तो कंपनी वर्टिकली इंटीग्रेटेड है, अपना API प्लांट है इनका, जो बैकवर्ड इंटीग्रेटेड है ये, तो उसमें इनको रॉ मटेरियल में काफी हेल्प हो जाती है। फिर अगर हम प्राइस ट्रेंड देखें तो प्राइस ट्रेंड भी अब ऊपर को चला गया, क्योंकि रिसेंटली इनमें ना कोई FDA का इशू हो गया था जिसकी वजह से इनको वार्निंग लेटर मिला था और इनका स्टॉक काफी तेजी से गिरा था। उसके बाद ये थोड़ा स्टेबलाइज होके अभी ऊपर को भागना शुरू हो गया है। अब उसकी भी हम बात स्टॉक चार्ट में भी जाकर देखेंगे कि किस तरह से इनका प्राइस ट्रेंड है। फिर हम बात करें इनके मार्केट कैप का, तो 14-15 हजार करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है, तो बहुत बड़ा मार्केट कैप नहीं है। यहाँ से इन फ्यूचर अच्छी ग्रोथ आ सकती है इनमें। तो उसके बाद फिर हम बात करते हैं नंबर्स की, अगर तो
Q2 में इनके ग्रोथ जो रेवेन्यू ग्रोथ था वो 34.18% था, पैट ग्रोथ 34% था। उसके बाद अगर हम बात करें Q3 की तो 22% का रेवेन्यू ग्रोथ है Q3 में और 28% का पैट ग्रोथ है Q3 में। और अगर हम 3 साल का यहाँ पे CAGR पकड़े तो बहुत ही खराब है इनका, पैट का 5.5% और रेवेन्यू में 6% का CAGR है 3 साल में। यहाँ पे अगर हम हाँ तो अगर हम यहाँ पे इनका स्क्रीनर में आके थोड़ा सा देखते हैं नंबर्स, क्योंकि ग्रैन्यूल्स इंडिया यहाँ, तो ग्रैन्यूल्स इंडिया हाँ, तो अगर प्राइस ट्रेंड देखें तो यहाँ पे थोड़ा सा ये देखिए साइडवेज कंसोलिडेशन और अब ये थोड़ा सा ऊपर को जा रहा है। यहाँ पे बहुत ही हैवी वॉल्यूम था सितंबर में, तो सितंबर में आई थिंक इनका शायद वहीं पे ग्रोथ इनका इंप्रूव होना शुरू हुआ था। हाँ तो ये देखिए सितंबर क्वार्टर पहला क्वार्टर था जहाँ पे काफी टाइम बाद ग्रोथ आया था। ये देखिए उसके पहले काफी अनस्टेबलाइज्ड सा ग्रोथ था और सितंबर में काफी स्ट्रॉन्ग नंबर्स आए थे इनके, बोथ पैट और आई थिंक हाँ, तो ये देखिए पैट लेवल पे भी काफी अनस्टेबलाइज्ड नंबर रहे हैं इससे पहले, लेकिन फिर पिछले 2 क्वार्टर में काफी अच्छा ग्रोथ आया है। और उसके बाद अगर हम बात करें 3 साल का CAGR पकड़े तो सेल्स में 6% का है और पैट में 5% का। उसका रीजन आई थिंक इनमें एक तो थोड़ा सा मार्जिन भी यहाँ पे 1-2 साल में थोड़ा सा गिरे थे, लेकिन यहाँ पे मार्जिन तो फिर भी सही लग रहे हैं, लेकिन इनमें ग्रोथ नहीं आ रहा था। अब आई डोंट नो कि क्या हुआ है इनमें, इनको आप जाके पढ़ सकते हैं डिटेल में कि क्या इन्होंने किया है नया, क्योंकि एक तो इन्होंने नया प्लांट लगाया एक्वायर किया और दूसरा इनका जो FDA का इशू था वो भी अब धीरे धीरे सॉल्व हो रहा है और साथ ही साथ ये कैपेसिटी एक्सपेंड कर रहे हैं इन फ्यूचर कि ये अपनी आई थिंक 40 और अगर मेरे को एक्जैक्टली याद नहीं, अगर इनकी प्रेजेंटेशन में हम जाके देखते हैं कि कितनी इन्होंने कैपेसिटी एक्सपेंड की थे, तो रिसेंटली इन्होंने कैपेसिटी अपनी एक्सपेंड की है। यहाँ पे अगर हम देखते हैं हाँ, तो ये अगर हम देखें तो सेल्स ग्रोथ इन्होंने बताया, EBITDA ग्रोथ ठीक है, ROC थोड़ा इम्प्रूवमेंट हुआ है उसके, वो जो इनका नया ऑपरेशन है वो अभी भी लॉस मेकिंग है जो इन्होंने कंपनी एक्वायर की है, लेकिन उसके बावजूद इनका मार्जिन इंप्रूव हो रहे हैं और इनका ROC इंप्रूव हो रहा है, जो कि दर्शाता है कि कंपनी काफी अच्छे से अपने जो रिसोर्सेज में मैनेज कर रही है। उसके बाद फिर यहाँ पे हम देखें R&D एक्सपेंडिचर जो है वो 5.4% का है एज कम्पेयर टू रेवेन्यू। फिर यहाँ पे हाईएस्ट नहीं, Q1 के जो ग्रॉस मार्जिन है वो भी इम्प्रूव कर रहे हैं। उसका रीजन क्या है कि ये रिसेंटली हाई मार्जिन प्रोडक्ट्स में जा रहे हैं, तो यहाँ पे अगर आप देखें ग्रॉस मार्जिन हमें इसका पता चलता है, तो ग्रॉस मार्जिन के 60% हो गए, जो कि आई थिंक 1-2 साल पहले ये 50 से 55% के रेंज में थे, तो 6-7% के ग्रॉस मार्जिन एक्सपेंशन हुआ है पिछले 2-3 सालों में। वो भी एक कारण है कि इन फ्यूचर कंपनी का मार्जिन काफी तेजी से यहाँ पे और एक्सपेंड हो सकते हैं, क्योंकि अगर 63% का ग्रॉस मार्जिन और 20% के आसपास का EBITDA है तो शायद यहाँ पे 2-3% का और इम्प्रूवमेंट EBITDA में आ सकता है। तो अगर ये इम्प्रूवमेंट आता है तो इनका पैट काफी तेजी से ग्रो कर सकता है आने वाले फ्यूचर में। फिर यहाँ पे अगर मैं इनका देखता हूँ कि इन्होंने कहाँ पे इन्होंने अपना यहाँ पे बोला था कि जो इन्होंने नया एक्विजिशन किया है उसके बारे में, R&D पाइपलाइन पोर्टफोलियो, हाँ तो यहाँ पे अगर आप ये देखें तो इनका पहला पोर्टफोलियो लीगेसी पोर्टफोलियो जो था वहाँ पे इंटीग्रेटेड जेनरिक्स और लीगेसी मॉलिक्यूल, तो ये कंपनी पहले 1-2 तरीके के प्रोडक्ट बनाती थी, फिर धीरे धीरे ये कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट्स में गई और पेप्टिसाइड्स और CDMO में गई। अब इन फ्यूचर यहाँ पे अगर आप देखें तो फ्यूचर कंपनी टारगेट कर रही है ऑन्कोलॉजी प्रोडक्ट जो कि हाई मार्जिन है, कॉम्प्लेक्स में तो ये है, और पेप्टिसाइड और CDMO में स्केल करना चाह रहे हैं, न्यू डोसेज फॉर्म्स, और जो लीगेसी पोर्टफोलियो है वो तो है ही, और उसके अलावा जो नए प्रोडक्ट्स है वो काफी हाई मार्जिन और कॉम्प्लिकेटेड प्रोडक्ट है जो कि जिनकी डिमांड और ग्रोथ काफी अच्छी है। इन फ्यूचर कंपनी यहाँ से ग्रो कर सकते हैं, तो यहाँ पे कंपनी ने क्लियरली अपना रोड मैप लिया है कि इन फ्यूचर जो R&D है इनका कहाँ पे टारगेटेड है और कहाँ से ये इन फ्यूचर ग्रो कर सकते हैं। फिर यहाँ पे आई थिंक अपना इस प्रेजेंटेशन में अगर इन्होंने हाँ, तो इन्होंने ये देखिए ये पेप्टिसाइड CDMO का जो प्लांट है ये इन्होंने स्विट्जरलैंड में एक्वायर किया है सेन केमिकल्स AG करके कंपनी, तो कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है यहाँ से कंपनी का ग्रोथ काफी तेजी से आ सकता है। और साथ ही इन्होंने ये जो 10 बिलियन का डोसेज है जेनोम वैली में ये एक्सपेंड किया रिसेंटली, तो कंपनी के जो सॉरी यहाँ पे एक्सपेंड नहीं किया, गगलापुर में इन्होंने एक्सपेंड किया था जहां तक मुझे याद है, क्योंकि मैंने कॉल सुना था लेकिन मैं भूल गया कि इन्होंने कहाँ पे वो एक्सपेंशन किया था, लेकिन काफी अच्छा कैपेसिटी एक्सपेंशन हुआ था, तो उस वजह से वहां से इन फ्यूचर कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है कि ग्रोथ आ सकता है। और साथ ही साथ इनका कोई FDA का इशू हुआ था गगलापुर फैसिलिटी में, जो कि अब लग रहा है कि शायद जनवरी-फरवरी के आसपास या इस साल के पहले दूसरे क्वार्टर में वो इम्प्रूव, तीसरा जो क्वार्टर निकला चौथे या
अगले साल के पहले क्वार्टर में वो इम्प्रूव हो सकता है। अगर वो होता है तो वहां से भी कंपनी का ग्रोथ काफी तेजी से आ सकता है। तो कंपनी में कुछ अच्छे ग्रोथ वगैरह है और साथ ही साथ प्राइस मोमेंटम फेवरेबल है, तो लग रहा है कि यहाँ पे कुछ इंप्रूवमेंट हो सकता है। अगेन अगर हम उनके आरओसी और आरओई की बात करें तो आज के डेट में आरओसी थोड़ा सा कम है हिस्टोरिक एवरेज से, जो कि 20% का हिस्टोरिक एवरेज, और आज के डेट में वो 17.5% के आसपास है। अगर हम आरओई की बात करें तो 3 साल का एवरेज 14.5-15% के आसपास है, आज के डेट में वो 13% का है। तो यहाँ पे थोड़ा सा इंप्रूवमेंट हो सकता है जैसे जैसे इन फ्यूचर मार्जिन इंप्रूव होते हैं। फिर अगर हम बात करें डेट टू इक्विटी रेशियो की, तो डेट टू इक्विटी रेशियो थोड़ा सा ज्यादा है, 3 साल का एवरेज 0.36 टाइम्स है और आज के डेट में 0.41 टाइम्स है, लेकिन फिर भी ये काफी मैनेजेबल है क्योंकि फार्मा कंपनीज को काफी ज्यादा इन्वेंट्रीज वगैरह रखनी पड़ती है, तो उस वजह से इनका डेट टू इक्विटी रेशियो थोड़ा सा हायर साइड में रहता है काफी बार। तो ओवरऑल हम देखें कंपनी अच्छी पोजीशन में लग रही है। अगर हम इनका प्राइस ट्रेंड भी देख लें यहाँ पे अगर हम जाके, तो ग्रैन्यूल्स में अगर हम देखें तो वॉल्यूम्स वगैरह हम यहाँ पे वॉल्यूम्स देख सकते हैं इनका कि वॉल्यूम में क्या हो रहा है। यहाँ हमें कुछ फेवरेबल लग रहा है यहाँ पे कि नहीं, तो हाँ, तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ये देखें, तो यहाँ पे ये देखें जब ये थोड़ा गिर रहा है तो वॉल्यूम थोड़ा सा नीचे को ड्राई अप सा हो रहा है, लेकिन जब वो ऊपर बढ़ता है तो वॉल्यूम्स थोड़े से अच्छे हैं। तो यहाँ पे ये एक बहुत ही पॉजिटिव साइन होता है। और जब मार्केट गिर रहा है उसके बाद भी अपने आप को होल्ड कर रहा है 40 वीकली मूविंग एवरेज से ऊपर, जो कि एक अच्छा साइन है। तो अब लग रहा है कि शायद इनमें अगर एक दो क्वार्टर और ग्रोथ आता है तो शायद प्राइस भी अच्छा कर सकता है। अगर कोई भी यहाँ पे भी रिकमेंडेशन है किसी भी स्टॉक का हम बोल रहे हैं कुछ भी, वो रिकमेंडेशन नहीं, वो सिर्फ एक व्यू है, वहां पे हम गलत भी हो सकते हैं। चलिए हम बात करते हैं अपने चौथे स्टॉक की, जो है सीसीएल प्रोडक्ट, जो कि एक इंस्टेंट कॉफी मैन्युफैक्चरर है। इनका अपना भी ब्रांड है कॉन्टिनेंटल नाम से, और उसके सब ब्रांड भी हैं काफी सारे, कॉन्टिनेंटल एक्स्ट्रा वगैरह वगैरह, जिसमें ये इंस्टेंट कॉफी बनाता है। और साथ ही साथ ये ग्लोबल आई थिंक सबसे बड़ा जो है वो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर है इंस्टेंट कॉफी स्पेस में। यानी कि अगर नेस्ले को अपनी इंस्टेंट कॉफी बनानी है या किसी भी कंपनी को अपनी इंस्टेंट कॉफी बनानी है तो ये उनके लिए बना के देंगे और वो अपना ठप्पा मार के बेचेंगे। तो ये बहुत ही बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर है। और साथ ही साथ रिसेंटली कंपनी अपना जो पहले B2B बिजनेस था, यानी कि जो बड़ी कंपनीज है उन्हें कंपनी में इंस्टेंट कॉफी बना के बेचते थे, अब ये अपना भी ब्रांड धीरे धीरे एक्सपैंड कर रहे हैं। और आज के डेट में अगर हम देखें इनका मार्केट अभी अभी कुछ खास नहीं है, 13-13.5 करोड़ का है। उसके बाद कंपनी 110 कंट्री से ऊपर में एक्सपोर्ट करती है। और अगर हम देखें आज के डेट में प्राइस ट्रेंड भी काफी अच्छा लग रहा है। और स्ट्रेटेजिक जो कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग हब्स है वो इंडिया में है, वियतनाम में और स्विट्जरलैंड में है। तो 3 जगह मैन्युफैक्चरिंग हब होने का मतलब ये है कि अगर यूएस टैरिफ भी लगाता है तो शायद वियतनाम वगैरह में अगर इनके जो प्लांट है स्विट्जरलैंड में, ये वहां से थोड़ी सी रियायत मिल जाएगी। अगर इंडिया में ज्यादा है तो अगर वहां पे ज्यादा टैरिफ लगते हैं तो इंडिया से ये एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो काफी अच्छे से इनका जो मैन्युफैक्चरिंग हब्स है वो लोकेटेड है, जो कि एक अच्छा साइन हो सकता है। और उसका रीजन अगर हम देखें स्टॉक प्राइस भी हमें वही तरीके का स्ट्रेंथ दिखा रहा है। यहाँ पे अगर हम सीसीएल प्रोडक्ट्स में स्टॉक सीसीएल प्रोडक्ट्स, तो ये रहा सीसीएल प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पे अगर हम ये देखें तो स्टॉक चार्ट आपको क्लियरली दिख रहा है कि स्टॉक ऊपर को जा रहा है, अपवर्ड ट्रेंड में है। तो यहाँ पे अगर बहुत ज्यादा एक्सटेंडेड स्टॉक हो जाए तो वहां पे लेने का फायदा नहीं होता, लेकिन अगर आपको कोई टाइट कंसोलिडेशन एरिया, यानी कि ऐसा एरिया, ये अगर आप देखें पिछला 2024 में जो टाइट कंसोलिडेशन हुआ था, तो वैसा अगर एरिया मिल जाए तो शायद वो एक अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकता है ऐसे स्टॉक में। फिर अगर हम यहाँ पे सीसीएल प्रोडक्ट्स, तो ये अगर आप देखें तो स्टॉक चार्ट क्लियरली स्टेज 2 जो आप ट्रेंड बोलते हैं उसमें है। और इनमें ग्रोथ रेट भी अगर हम देखें तो ग्रोथ रेट भी काफी पिछले 2-3-4 क्वार्टर में काफी तेजी से, ये देखें तो 20% के आसपास का ग्रोथ कर रहा था, लेकिन ये 50% 40%, क्योंकि रिसेंटली उन्होंने वियतनाम में एक कैपेसिटी एक्सपेंड किया। और यहाँ पे इनका प्रेजेंटेशन तो उन्होंने दिया नहीं, तो इनका हम अगर मैं आपको एनुअल रिपोर्ट दिखाता हूँ FY25 का, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये इनके प्रोडक्ट्स हैं, ये इनका ब्रांड के अंडर कॉन्टिनेंटल। फिर यहाँ पे अगर आप देखें कॉन्टिनेंटल, और इसी तरह कंपनी जो इंस्टेंट कॉफी है वो जो B2B प्लेयर्स हैं उनको भी बना के बेचती है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो फ्लेवर्ड नए नए फ्लेवर्स में जा रहे हैं जो कि हाई वैल्यू एडेड सेगमेंट है, तो वहां से ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्जिन भी इन फ्यूचर इंप्रूव हो सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो अगर इनका डिटेल में अगर आप जाके एनुअल रिपोर्ट पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कंपनी का। फिर अगर हम बात करें, हाँ, फिर अगर हम इनके नंबर्स की बात करें तो Q2 में इनका ग्रोथ जैसा मैंने बोला कि
52% था, Q3 में 38% का रेवेन्यू ग्रोथ, 3 साल का CAGR 29%, 3 साल का अगर हम पैट CAGR पकड़े तो 15% है। ये अगर हम देखें तो इनके मार्जिन गिरे होंगे, हाँ तो यहाँ पे अगर आप देखें तो 24-25% की कंपनी मार्जिन कर रही थी, जो अब 17-18% पे आ गए हैं। तो अगर ये इन फ्यूचर इनका जो नया B2C बिजनेस है वो स्केल होता है, क्योंकि आई थिंक शायद मैंने इनका डिटेल में नहीं पढ़े पुराने प्रेजेंटेशन या एनुअल रिपोर्ट्स, लेकिन अगर इनका जो नया सेगमेंट है B2C उसमें अगर जो जब स्केल करते हैं तो उसमें कुछ खर्चे शुरू में आ जाते हैं, तो शायद उस वजह से इनके मार्जिन टेम्परली कोलैप्स किए हैं। और रिसेंटली रॉ मटेरियल काफी महंगा हो गया था कॉफी का, उस वजह से भी इनके मार्जिन थोड़े से कोलैप्स किए हैं। लेकिन अगर इन फ्यूचर रॉ मटेरियल थोड़ा सस्ता होता है और साथ ही साथ इनका B2C ब्रांड स्केल करता है, तो शायद ये मार्जिन दोबारा 23 से 25% के रेंज में जा सकते हैं। तो अगर वहां पे जाते हैं तो इनका अगर इनका रेवेन्यू ग्रोथ 20% के आसपास रहता है तो इनका पैट ग्रोथ काफी तेजी से बढ़ सकता है, जो कि अब हमें यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे 18% पे पहुंच गए मार्जिन, जो 15% पे थे 1-2 क्वार्टर पहले 16%। तो शायद यहाँ से अगर मार्जिन इंप्रूवमेंट के अगर ट्रिगर्स हो इस कंपनी में तो इनका पैट ग्रोथ काफी तेजी से इन फ्यूचर बढ़ सकता है। फिर अगर हम बात करें इनके रिटर्न रेशियोज की, तो ROC 17.3% का है, 3 साल का एवरेज 14.93% का। एवरेज इसलिए कम दिख रहा है क्योंकि मार्जिन यहाँ पे कम है, अगर मार्जिन इंप्रूव होंगे तो यहाँ पे ये रेशियो और इंप्रूव हो सकता है। फिर अगर हम ROE की बात करें तो 3 साल का एवरेज 18% का है और आज के डेट में 17% पे है, जो कि काफी स्ट्रॉन्ग है। डेट टू इक्विटी रेशियो इस कंपनी में थोड़ा सा हाई है, क्योंकि ये B2B सेगमेंट में है तो उनको इन्वेंट्रीज का थोड़ा प्रॉब्लम रहता है, रिसीवेबल्स थोड़े लेट होते हैं, तो उस वजह से इनका डेट टू इक्विटी रेशियो थोड़ा शायद हाई रहेगा। 3 साल का एवरेज भी 0.63% है। और डेट टू इक्विटी रेशियो हाई होने का एक और कारण है कि इन्होंने रिसेंटली 1-2 कैपेसिटी एक्सपेंशन किए थे, उस वजह से भी इनका डेट टू इक्विटी रेशियो बढ़ गया, लेकिन फिर भी ये मैनेजेबल है, लेकिन थोड़ा सा ये हायर साइड में है। अब शायद अगर ये इन फ्यूचर डेट भी पे ऑफ करते हैं तो वो भी एक अच्छा ट्रिगर होगा पैट ग्रोथ के लिए, तो ये भी हमें मॉनिटर करना चाहिए। फिर अगर हम प्राइस ट्रेंड तो हम देख ही लेके, प्राइस ट्रेंड इनका क्लियरली अपवर्ड्स को लग रहा है, तो प्राइस ट्रेंड तो ऊपर को ही है। तो अगर ये एक अच्छा कंसोलिडेशन देता है हमें, या इस तरह का ये देखें अब छोटा सा 3-4 वीक का ऐसा कंसोलिडेशन, तो वो एक अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकता है स्टॉक में। अगेन कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आपको स्टॉक लेना है आप लें, अगर आपको नहीं लेना है आप नहीं लें। फिर हम आ जाते हैं अपने आज के आखिरी स्टॉक पे, जो कि है SJS एंटरप्राइजेस, जो कि एक ऑटो एंसिलरी कंपनी है, जो कि लोगोज वगैरह बनाती है। जैसे अगर आप देखें तो व्हीकल्स में लोगोज लगते हैं, यहाँ पे गाड़ी के आगे हो गया, गाड़ी के स्टीयरिंग पे हो गया, या वॉशिंग मशीन पे जो लोगोज होते हैं ब्रांड के, वो सब कंपनी बनाती है। आज के डेट में कंपनी का मार्केट कैप लगभग 5,500-6 हजार करोड़ के आसपास है, पर करंट प्राइस ट्रेंड कंपनी का ऊपर को है और कंपनी धीरे धीरे एक्सपोर्ट में एक्सपैंड कर रही है। आज के डेट में एक्सपोर्ट आई थिंक इनका 10-12% का जो रेवेन्यू है वो एक्सपोर्ट से आता है, बाकी सब डोमेस्टिक से आता है, लेकिन धीरे धीरे कंपनी जो है वो एक्सपोर्ट में कस्टमर्स ऐड कर रही है और धीरे धीरे कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है कि एक्सपोर्ट में इनका ग्रोथ काफी अच्छा हो सकता है। तो जैसे लोगोज, डिकैल्स, डायल्स फॉर ऑटोमोटिव कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, तो जो भी लोगोज लगते हैं, और उसके अलावा जो साइड में यहाँ पे गाड़ी के साइड में टायर पे लोगो होता है, स्टीयरिंग पे लोगो होता है, वो सब कंपनी बनाती है, जो कि कंपनी के मार्जिन्स काफी हाई हैं, दिखाता है कि कंपनी काफी हाई एंड काम कर रही है। फिर अगर हम इनके ग्रोथ रेट्स की बात करें तो Q3 में 36.39% का रेवेन्यू ग्रोथ था, और अगर हम Q2 की बात करें वो 25.4% का रेवेन्यू ग्रोथ था। Q3 में 62% का पैट ग्रोथ था और Q2 में 48% का पैट ग्रोथ था। तो पैट ग्रोथ यानी बढ़ रहा है, यानी कि मार्जिन एक्सपेंशन हुआ है पिछले 1-2 क्वार्टर में। 3 साल की अगर हम CAGR की बात करें 27% रेवेन्यू में था और 28% पैट CAGR था। तो यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे अगर हम इनका जाके स्क्रीन में इनके नंबर देखते हैं तो इनके आई थिंक मार्जिन एक्सपेंशन हुए हैं रिसेंटली। तो ये देखिए, तो पहले तो स्टॉक का चार्ट देखें आप, बिल्कुल क्लियर अप ट्रेंड में है, लेकिन यहाँ पे एक रिस्क स्टॉक में क्या लग रहा है मेरे को कि इनके अगर मार्जिन देखें तो पीक मार्जिन पे ऑपरेट कर रहे हैं, कि मतलब इससे पहले आई थिंक इन्होंने 29% के मार्जिन नहीं किए हैं मेरे को जहाँ तक याद। हाँ, तो ये देखें पिछले 5 साल में भी इनके जो मार्जिन है वो अराउंड हाईएस्ट आज के डेट में चल रहे हैं। तो 30% मार्जिन के बाद मेरे को लगता नहीं कि शायद यहाँ से मार्जिन इंप्रूवमेंट ज़्यादा हो सकता है, और मार्जिन यहाँ पे थोड़ा सा गिरने का रिस्क है अगर कंपटीशन बढ़ता है या कुछ भी होता है ऐसा, तो यहाँ पे एक रिस्क जरूर रहेगा कंपनी के लिए। तो अगर पीक मार्जिन पे, और उसके बाद अगर हम वैल्यूएशन पे देख लेते हैं यहाँ पे एक बार, क्योंकि वैल्यूएशन अगर मार्केट कैप टू सेल्स देखें, हाँ, तो एक तरीके का पीक वैल्यूएशन पे चल रहा है ये, पीक मार्जिन और पीक वैल्यूएशन, तो ये एक डेडली कॉम्बिनेशन है। तो शायद स्टॉक में करेक्शन आ सकता है यहाँ पे। अगर आप देखें तो पहले भी इसने इसी तरीके का रैली दिया था, 600 650 के आसपास से ये 1300 पे गया था,
फिर ये 1300 से गिरता गिरता 900 पे आया, 850 पे आया रादर। तो मतलब 30-40% का करेक्शन ऊपर से देखने को मिला था। अगर यहाँ से ऐसा कोई करेक्शन मिल जाता तो शायद वो एक अच्छा बाइंग पॉइंट हो सकता है। आज के डेट में मेरे को थोड़ा सा ये एलिवेटेड लग रहा है स्टॉक प्राइस, क्योंकि अगर इसमें ग्रोथ थोड़ा स्लो डाउन होता है और यहाँ फिर मार्जिन थोड़ा सा कोलैप्स होता है तो शायद एक प्रॉब्लम आ सकती है स्टॉक में। अगेन कोई भी यहाँ पे रिकमेंडेशन है, स्टॉक हो सकता है जिस तरह का स्ट्रेंथ दिखा रहा है यहाँ से और डबल हो जाए, नो वन नोज दैट। तो मैं एक बोल रहा हूँ कि एक सेफ एंट्री पॉइंट के लिए आपको एक अच्छा कंसोलिडेशन चाहिए। यहाँ पे अगर आप देखें तो देखिए एक रैली और फिर ये थोड़ा सा टाइट सा कंसोलिडेशन है 2-3 वीक का। फिर इसी तरह का अब यहाँ पे 1-2 वीक 3 वीक गए हैं तो शायद ये कंसोलिडेशन कर चुका है। अब देखने वाली बात होगी कि अगर इनके मार्जिन यहाँ पे स्टेबलाइज होते हैं और ग्रोथ रेट इस तरह से रहता है तो शायद इन फ्यूचर स्टॉक अच्छा कर सकता है। तो यहाँ पे अगर मैं इनकी आपको प्रेजेंटेशन दिखाऊं तो शायद आप ये देखें तो इन्होंने रिसेंटली 2 कस्टमर एक्वायर किए हैं जो कि इंडिया के बाहर हैं। तो ये धीरे धीरे अपना एक्सपोर्ट जो रेवेन्यू वो काफ़ी तेज़ी से ग्रो करना चाहते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें एक्सपोर्ट में हाईएस्ट एवर क्वार्टरली एक्सपोर्ट रेवेन्यू, तो एक्सपोर्ट में 146% का ग्रोथ हुआ है इस क्वार्टर में। हालांकि बेस वहाँ पे काफ़ी छोटा है लेकिन फिर भी 146% का ग्रोथ काफ़ी अच्छा ग्रोथ है। और इन फ्यूचर भी कंपनी जो नए जो कस्टमर ला रही है वो उसी सेगमेंट में ला रही है कि मतलब एक्सपोर्ट पे कंपनी फोकस कर रही है। और रिसेंटली इन्होंने हीरो को भी एक्वायर किया जो कि सबसे बड़ा बाइक में मैन्युफैक्चरर है इंडिया में। तो इन फ्यूचर उनसे भी उनकी ग्रोथ काफ़ी तेज़ी से आ सकती है। तो ग्रोथ में कंपनी में शायद प्रॉब्लम नहीं होगा। रिसेंटली इन्होंने एक नया टाई अप किया है हांगकॉन्ग बेस्ड कंपनी से, जिसमें कि ये व्हीकल के आगे जो डिस्प्ले स्क्रीन होती है वो ऑप्टिकल जो उसे ऑप्टिकल स्क्रीन बोलते हैं, तो वो कंपनी मैन्युफैक्चर करना चाहती है इंडिया में, जिसकी डिमांड धीरे धीरे काफ़ी बढ़ रही है। क्योंकि पहले वो किसी किसी व्हीकल में आता है, अब वो हर एक व्हीकल में आपको देखता है कि डिजिटल स्क्रीन ही होती है आगे। तो उनकी डिमांड इन फ्यूचर काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाली है। तो वहाँ पे कंपनी धीरे धीरे एक्सपैंड कर रही है। तो इन फ्यूचर शायद ग्रोथ में तो कंपनी में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, लेकिन मार्जिन में शायद थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आ सकता है। तो अगेन देखने वाली बात होगी कि मार्जिन यहाँ से कंपनी स्टेबल रख पाती है कि नहीं। क्योंकि अगर मार्जिन गिरते हैं तो शायद स्टॉक प्राइस में भी थोड़ा सा गिरावट देखने को मिलेगी, क्योंकि आज के डेट में वैल्यूएशन थोड़े से हायर साइड में लग रहे हैं। फिर अगर हम बात करें ऑपरेशनल रेशियोज की, तो 28% का आरओसी है आज की इस डेट में, और 3 साल का एवरेज है लगभग 25% का। तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेशियोज हैं। सेम ट्रेंड हमें आरओई में दिखेगा 18.45% का, और 3 साल का एवरेज 16.2%। और डेट फ्री कंपनी है। पिछले 2-3 सालों में कंपनी जो है वो डेट फ्री रही है, तो डेट लेवल पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ओवरऑल कंपनी अच्छी लग रही है, लेकिन मेरे को थोड़ा सा मार्जिन में यहाँ पे डाउट लग रहा है कि एक तो स्टॉक काफ़ी ज़्यादा पिछले आई थिंक ये कहाँ नीचे से आई थिंक 800-900 रुपये से आज के दिन में 1700 पे पहुँच गया, तो नियरली डबल हो गया पिछले एक साल में। एक तो स्टॉक चल चुका है, दूसरा वैल्यूएशन हाई है, और तीसरा मार्जिन जो है वो पीक लेवल पे। तो शायद यहाँ पे एकदम से इस स्टॉक में बाइंग का एक रिस्क फैक्टर रहेगा कि शायद एक शेकआउट हो सकता है कि 20-30% का करेक्शन देखने को मिले, उसके बाद स्टॉक दोबारा चले। क्योंकि स्टॉक में इन फ्यूचर फंड जो फ्यूचर फंडामेंटल्स है वो तो इंप्रूव हो रहे हैं कि नए कस्टमर आ रहे हैं, नए कंपनी प्रोडक्ट्स ला रही है, नया टाई अप किया है। तो इन फ्यूचर ग्रोथ तो शायद प्रॉब्लम नहीं रहेगा, लेकिन मार्जिन में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है। ओवरऑल कंपनी हमें काफी सॉलिड लग रही है। अगर कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, अगर आप इसको स्टॉक लेना है आप लें, अगर आपको नहीं लेना है आप नहीं लें। तो चलिए इसी के साथ हमारा आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। और इस वीडियो में जितने भी स्टॉक गए हैं वहाँ पे कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। जो भी स्टॉक की हमने बात की वो एक सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए था और शॉर्ट लिस्ट पर्पस के लिए था कि आप इन स्टॉक्स को देख सकते हैं, और इन फ्यूचर अगर इसमें कोई करेक्शन आए, कोई अच्छा बाइंग पॉइंट आए, थोड़ी वैल्यूएशन रीजनेबल हो, तो शायद वो एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इन फ्यूचर भी मैं इसी तरह का वीडियो आपके लिए लेके आता रहूंगा, जिससे कि आप सीखेंगे कि कैसे बने एक स्मार्ट इन्वेस्टर। तो चलिए बहुत जल्द मुलाकात होगी एक और ऐसे ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए रखिए अपना बहुत सा ख्याल। धन्यवाद।